चैप्टर 52। अब आगे। शाम के करीब 7 बज चुके थे। फॉरेंसिक लैब से बाहर निकलते हुए अंशी ने एक लंबी सांस ली। आसमान में हल्का धुंधलका था, सड़क पर स्ट्रीट लाइट्स जल चुकी थी। उसने अपनी सफेद एसयूवी की ड्राइविंग सीट पर बैठ सीट बेल्ट लगाई। उसने सारांश के बारे में सोचते हुए कहा, बस यूं ही एक बार देख लूं कि वो ठीक है या नहीं। वो खुद से बोली, बस एक बार। एसयूवी शहर के साउथ जोन की ओर बढ़ी। रास्ते में धीमी बारिश, ट्रैफिक लाइट्स की चमक और मध्यम म्यूजिक सब मिलकर अजीब सी नरमी पैदा कर रहे थे। हर सिग्नल पर उसका मन लौटकर सारांश की मुस्कान तक पहुंच जाता। आधे घंटे बाद उसने अपनी कार एक अपार्टमेंट बिल्डिंग के बाहर रोकी। अंशी ने कार का शीशा थोड़ा नीचे किया। सामने उसकी नजर उस खिड़की पर टिक गई जहां अंदर की पीली रोशनी दीवारों पर पड़ रही थी। कभी कभी पर्दे हिलते और लगता कोई अंदर चल रहा है। वो कार में बैठे बैठे धीरे से बोली, क्यों तुम मेरे दिमाग में घूमते रहते हो, सारांश। उसकी आवाज में दर्द था, उलझन थी। क्या ये बस एक अट्रैक्शन है, या मैं वाकई तुम्हारे लिए कुछ महसूस करने लगी हूँ? उसने दोनों हाथ स्टीयरिंग पर रखे, फिर माथा टिकाया। मैं डीसीपी की बेटी हूँ, अंशी। मुझे किसी केस के संदिग्ध के बारे में ऐसा नहीं सोचना चाहिए। पर तुम अलग क्यों हो? बारिश अब तेज हो चुकी थी। सड़क पर लोगों की आवाजाही कम थी, बस उसकी कार का इंजन और बारिश की बूंदें। वो कुछ देर वहीं बैठी रही, जैसे खुद से लड़ाई कर रही हो। कुछ मिनट बाद उसने सिर उठाया। उसकी नजर फिर तीसरी मंजिल की खिड़की पर पड़ी। अब वहां अंधेरा था। उसने एक गहरी सांस ली और फुसफुसाए, शायद मुझे जाना चाहिए। लेकिन अपनी सोच को अंशी ने वही रोक लिया। नहीं, अगर वो मेरे बारे में कुछ गलत सोच ले तो। वो मुस्कुरा दी, हल्की सी थकी हुई मुस्कान। सारांश, तुम तो मेरे लिए एक अनसुलझा केस बन चुके हो। अंशी ने अपनी कार स्टॉट की और हवेली के लिए निकल गई। वशिष्ठ मेंशन, रात का समय। घर की सारी लाइटें जल रही थी, लेकिन उस रोशनी में भी एक अजीब सा अंधेरा फैला हुआ था। सीढ़ियों से उतरती मिष्टी की आवाज ने सन्नाटे को चीर दिया। बस खाना सर्व करोगी या हमें बनाकर भी खिलाने का इरादा है, अन्वी? पहली रसोई की रस्म कब कर रही हो बहू? उसकी आवाज में वह पुरानी चुभन थी जो रिश्तों की मिठास को भी कड़वा बना दे। डाइनिंग टेबल पर अन्वी के हाथों से चम्मच गिरते गिरते रुके। उसने सिर झुकाया, लेकिन जवाब नहीं दिया। चेहरे पर मुस्कान थी, मगर आंखों में हल्की नमी उतर आई थी। तभी मुख्य दरवाजा खुला। दरवाजे से शुभ अंदर आया। उसकी आंखों में वही तेज, वही गुस्सा था, जो वो किसी से छिपाना नहीं जानता था। उसने कोट उतार कुर्सी पर फेंका और मिष्टी की ओर बढ़ा। आप इस घर से कब जा रही हैं? वातावरण में एकदम से सन्नाटा छा गया। सबकी निगाहें शुभ पर टिक गईं। मिष्टी थोड़ी सिकपकाए। क्या मतलब है तुम्हारा, शुभ? शुभ ने ठंडी मगर बेहद सटीक आवाज में कहा, मतलब साफ है। आप यहाँ आए थी शादी में शामिल होने, लेकिन अब हर वक्त मेरी बीवी में कमियां निकालना, उसे नीचा दिखाना, ये सब कब तक चलेगा? विराज, जो अब तक शांत बैठे थे, कुर्सी से उठे। शुभ, उन्होंने धीमे स्वर में कहा। बात करने का तरीका। नहीं डैड, शुभ ने बीच में ही टोक दिया। इस बार मैं किसी का तरीका नहीं सुनूंगा। मैंने हमेशा सबकी इज्जत की है, लेकिन अगर कोई मेरी पत्नी को अपमानित करे, तो मैं चुप नहीं रह सकता। मिष्टी की आंखों में झुंझलाहट थी। इतनी भी क्या बात हो गई? मैंने तो बस रस्म की बात की थी। रस्म? शुभ ने हल्का व्यंग्य किया। रस्में इंसानियत से बड़ी नहीं होती। पहली रसोई की रस्म आप जैसे लोगों के लिए तमाशा हो सकती है, लेकिन मेरी बीवी के लिए वो सम्मान का विषय है। वो आज पूरे दिन काम में लगी थी, फिर भी आपको शिकायत है। विराज ने माहौल संभालने की कोशिश की। शुभ, बस करो, तुम थके हुए हो, आराम करो। शुभ ने गहरी सांस ली, फिर ठंडे स्वर में बोला, थकान नहीं डैड, ये हद पार हो चुकी है। वो मुड़ा, अन्वी की ओर देखा, जो अब भी चुप थी, सिर झुकाए खड़ी। शुभ बोला, अन्वी, तुम किसी को कुछ समझाने की कोशिश मत करना। इस घर के नियम बाहर वाले नहीं बनाएंगे, और तुम्हें किसी को खुश करने की जरूरत नहीं है। तुम वही करो जो दिल कहे। इतना कहकर शुभ ऊपर अपने कमरे की ओर बढ़ गया। वातावरण में उसकी बातों की गूंज देर तक महसूस होती रही। विराज ने कुर्सी पर बैठते हुए गहरी सांस ली। मिष्टी, तुमसे उम्मीद थी कि तुम घर का माहौल संभालोगी, ना कि उसे बिगाड़ोगी। मिष्टी झट से बोली, जीजू, मैं तो बस अब कुछ मत कहो। विराज ने सख्ती से कहा, तुम्हें समझ नहीं आता, वो लड़का सालों बाद किसी से खुला है, और तुम उसकी बीवी को नीचा दिखा रही हो। तुम्हारी ये बातें उसकी माँ होती तो भी नहीं सहती। मिष्टी का चेहरा उतर गया।
वो चुपचाप कुर्सी पर बैठ गई। शुभ बालकनी में खड़ा था। उसकी आंखें सामने अंधेरे में खोई थीं। उसके हाथ में फोन था, उसी पर कोड ब्लू नाम से कुछ नोटिफिकेशन आ रहे थे। उसने गहरी सांस ली और खुद से बुदबुदाया, अब ये कोड ब्लू भी काम से ज्यादा रिश्तों में दखल देने लगा है। वो कमरे में आया। वो वहीं बिस्तर पर बैठ गया। नीचे की हल्की आवाजें अब भी सुनाई दे रही थीं। धीरे धीरे उसकी आंखें बंद हो गईं। शुभ अन्वी का कमरा। कमरे में हल्की पीली रोशनी थी। बाहर लॉन से झींगुरों की आवाज आ रही थी और हवा में रात के फूलों की खुशबू घुली हुई थी। अन्वी ट्रे लेकर कमरे में दाखिल हुई। ट्रे पर 2 प्लेटें थीं, गरम सूप, पराठे और सलाद। वो धीरे से दरवाजा बंद कर आई। शुभ पलंग पर आंखें बंद किए लेटा था, चेहरा थका हुआ मगर शांत। जैसे ही अन्वी ने ट्रे बेडसाइड टेबल पर रखी, उसके कदमों की आहट पर शुभ ने आंखें खोली। एक पल को उसकी नजरें अन्वी पर टिक गईं। उसकी साड़ी अब रात की आरामदायक ड्रेस में बदल चुकी थी, लेकिन चेहरे पर वही सादगी थी, वही शांति। शुभ ने करवट लेते हुए कहा, तुम्हें उस मिष्टी की बातें सुनने की कोई जरूरत नहीं है। उसकी आवाज में झुंझलाहट नहीं, बल्कि गहराई से भरा सुरक्षा भाव था। जैसे कोई आदमी सिर्फ अपनी पत्नी के नहीं, उसके आत्मसम्मान के लिए भी खड़ा हो। अन्वी ठंडी मुस्कान के साथ उसकी ओर मुड़ी। उसके पास बैठते हुए बोली, शुभ, वो माँ सी माँ हैं और इस घर की मेहमान। मैं कैसे उन्हें पलटकर जवाब दे सकती हूँ। शुभ ने झटके से उठकर बैठ गया। मेहमान, वो बोला, मेहमान वो लोग होते हैं जो घर की शांति बढ़ाएं, ना कि रोज ताने देकर माहौल खराब करें। वो एक गहरी सांस लेकर बोला, तुम हमेशा सबके लिए खुद को छोटा क्यों करती हो, अन्वी। अन्वी ने उसकी ओर देखा। उस नजरों में ना कोई शिकायत थी, ना कोई डर, बस एक समझदारी थी, जो शायद सिर्फ वही समझ सकती थी। क्योंकि अगर मैं पलटकर बोल दूं, तो वही लोग कहेंगे कि बहू में तहजीब नहीं है, उसने धीमे से कहा। शुभ ने उसकी आंखों में देखा। लेकिन क्या तहजीब का मतलब चुप रहना है? नहीं, अन्वी बोली, तहजीब का मतलब है सही वक्त पर सही बात कहना। और कभी कभी चुप रहना सबसे बड़ी बात होती है। शुभ हल्का सा मुस्कुराया। तुम्हें तो हर बात में फिलॉसफी ढूंढने की आदत है, अन्वी ने हंसते हुए कहा। और तुम्हें हर बात में गुस्सा। वो दोनों कुछ पल चुप रहे। कमरे में बस घड़ी की टिक टिक गूंज रही थी। फिर अन्वी ने ट्रे उसकी ओर बढ़ाई। अब खा लो, खाना ठंडा हो जाएगा। शुभ ने चम्मच उठाया, लेकिन नजरें अब भी उसी पर टिकी थीं। मुझे नहीं पता तुम इतना सब कैसे संभाल लेती हो, उसने धीमे से कहा। शायद इसलिए कि मैं जानती हूँ कि गुस्से से नहीं, धैर्य से रिश्ते बनते हैं। शुभ ने खाना खत्म किया, फिर ट्रे साइड में रख दी। एक बात कहूँ, उसने पूछा। अन्वी ने सिर हिलाया, हाँ। चैप्टर 53, अब आगे। अगर कभी किसी ने तुम्हें फिर इस तरह कुछ कहा, तो इस बार मैं नहीं बोलूंगा। तुम बोलना। अन्वी हंस पड़ी। अगर मैं बोलने लगी ना, तो तुम्हें फिर मुझे शांत कराने के लिए पूरी टीम लगानी पड़ेगी। शुभ ने उसकी हंसी पर हल्का सा सिर झुका दिया। और अगर वो टीम काम न करे, तो मैं कोड ब्लू एक्टिवेट कर दूंगा। अन्वी की आंखें चौड़ी हुई। वो क्या है? शुभ ने होठों पर उंगली रखी। सीक्रेट कोड है, बस इतना जान लो कि जब मैं ये कहूँ, तो समझ लेना, कुछ बहुत जरूरी है। अन्वी ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में अब जिज्ञासा थी। शुभ, तुम क्या छुपा रहे हो मुझसे? शुभ हल्के से मुस्कुराया, बस कुछ सपने, जो अब हकीकत बनने वाले हैं। अन्वी ने सिर हिलाया। तुम्हारे सपने हमेशा रहस्यमय होते हैं, और तुम, शुभ बोला, हमेशा उस रहस्य की शांति बन जाती हो। दोनों के बीच कुछ पल का सुकून उतर आया। बाहर खिड़की से चांदनी उनके चेहरों पर पड़ रही थी। एक तरफ ठंडक, दूसरी तरफ एक अनकहा स्नेह। अन्वी ने शुभ के बालों में उंगलियां फेरी। धीरे से कहा, अब सो जाओ, बहुत सोचते हो। कमरे में बस दीवार घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी। बाहर बारिश की हल्की बूंदें खिड़की के शीशे पर गिरकर फिसल रही थी, और उस नर्म आवाज में एक अनकहा सन्नाटा घुला हुआ था। अन्वी हाथों में झूठे बर्तन उठाए चुपचाप साइड टेबल की ओर बढ़ी। शुभ की आवाज ने उस खामोशी को तोड़ दिया। क्या तुम मेरे सवाल का जवाब दोगी? उसकी आवाज में कोई गुस्सा नहीं था, लेकिन एक बेचैनी थी, एक अधूरी जिज्ञासा जो अब और दब नहीं रही थी। अन्वी पलटी, आंखों में झिझक और चेहरे पर बनावटी सुकून लिए बोली, हाँ, पूछो। शुभ कुछ पल तक उसे देखता रहा, जैसे उसकी आंखों में कुछ तलाशने की कोशिश कर रहा हो। फिर धीमी पर ठहरी हुई आवाज में बोला, तुम्हारा मुझसे शादी करने के पीछे असली कारण क्या था, अन्वी? बस एक सवाल, और अन्वी के पूरे अस्तित्व में खामोशी छा गई।
उसके होंठ थरथराए, पर शब्द नहीं निकले। पल भर पहले तक जो चेहरा शांत दिख रहा था, उसमें अब एक दर्द झलक रहा था। वो दर्द, जिसे उसने शायद शादी के बाद कुछ वक्त के लिए भूलने की कोशिश की थी। उसने नजरें झुका ली और बहुत धीरे से कहा, क्योंकि तुम मेरी फैमिली को पसंद थे। शुभ की निगाहें उस पर टिकी रहीं। उसकी आंखों में सवाल था, गहरा, तीखा और सच्चा। वो धीरे से आगे बढ़ा, उसके करीब आकर बोला, तुम्हारी फैमिली को मैं पसंद था, पर तुम्हारा क्या, अनवी? थोड़ा रुककर उसने आगे कहा, क्या वजह थी कि तुमने मुझ जैसे आदमी से शादी की, जिसकी दुनिया तुम्हारी दुनिया से बिल्कुल अलग है? एक ऐसा इंसान जिससे तुम शायद दोबारा मिलना भी नहीं चाहती थी। तो बताओ, क्योंकि तुमने ये शादी? अनवी की उंगलियां आपस में उलझ गईं। उसके गले में शब्द अटक गए। कुछ पल तक वो बस सांसें लेती रही, भारी, टूटी हुई सांसें। वो कुछ नहीं बोली। शुभ की आवाज फिर गूंजी, अनवी, तुम अपने मॉम डैड से क्यों नजरें चुरा रही हो? उन्हें कॉल क्यों नहीं करती? वो तुमसे बात करना चाहते हैं, लेकिन तुम। वो वाक्य पूरा नहीं कर पाया, क्योंकि तभी अनवी की आंख से एक आंसू बहकर उसके गाल पर ठहर गया। वो आंसू जैसे किसी पुराने घाव को खोल गया था। कमरे में फिर वही सन्नाटा उतर आया, पर अब उसमें दर्द की गूंज थी। अनवी की आंख से गिरा वह आंसू शुभ के दिल में उतर गया। वो कुछ पल तक बस उसे देखता रहा। उस चेहरे पर दर्द की हल्की परछाई थी, लेकिन आंखों में अब भी वही जिद थी जो उसे पहली बार अनवी में पसंद आई थी। शुभ ने धीमे स्वर में कहा, अनवी, अगर तुम्हें किसी चीज ने तकलीफ दी है तो मुझसे क्यों नहीं कहती? मैं तुम्हारा पति हूँ, तुम्हारा अपना। अनवी ने हल्की मुस्कान लाने की कोशिश की, पर वो मुस्कान आंखों तक नहीं पहुंची। कुछ बातें शुभ कह देने से भी हल्की नहीं होती, उसने धीरे से कहा, और खिड़की की ओर बढ़ गई। बाहर हल्की बारिश शुरू हो चुकी थी। बूंदें खिड़की के शीशे पर गिरती और फिसल जाती, जैसे किसी अधूरे किस्से की तरह। शुभ उसकी ओर बढ़ा, अनवी, तुम मुझसे क्या छुपा रही हो? वो उसके बहुत पास आ गया था, इतना कि अनवी को उसका सांस अपने गाल पर महसूस हुआ। अनवी ने एक लंबी सांस ली और धीमे से कहा, शुभ, कुछ फैसले हालात लेते हैं, दिल नहीं। तुम्हारे साथ शादी मेरा अपना नहीं, मजबूरी का फैसला था। शुभ जैसे पत्थर बन गया। मजबूरी? उसके लहजे में हैरानी और तकलीफ दोनों थी। कौन सी मजबूरी, अनवी? कौन सा ऐसा सच है जो तुम अब तक मुझसे छिपा रही हो? शुभ पलंग के किनारे खड़ा था, वही जहां कुछ देर पहले उसने अनवी से वो सवाल पूछा था जो उसके दिल में बहुत दिनों से गूंज रहा था। तुमने मुझसे शादी क्यों की, अनवी? अब वही सवाल उसके भीतर गूंज रहा था, लेकिन जवाब, वो तो एक आंसू बनकर अनवी की आंख से फिसल चुका था। शुभ ने अनवी को चुपचाप देखा। उसके गाल पर वो आंसू अब भी ठहरा था, जैसे वक्त खुद थम गया हो। धीरे से वो उसके करीब आया और अपने अंगूठे से वो आंसू पोंछ दिया। अनवी, उसकी आवाज में एक अजीब कोमलता थी, क्या कुछ ऐसा है जो तुम अपने हस्बैंड को छोड़ो, अपने किसी दोस्त को भी नहीं बताओगी? अनवी की निगाहें फर्श पर टिक गईं। उसकी पलकों के नीचे छिपे डर को शुभ ने साफ महसूस किया। वो कुछ कहना चाहती थी, पर शब्द जैसे कहीं गुम हो गए थे। शुभ ने उसके चेहरे को देख कुछ पल सोचा, फिर चुपचाप आगे बढ़ा और उसे अपनी बाहों में भर लिया। उसकी बाहों की पकड़ में कोई मजबूरी नहीं थी, बस एक सुरक्षा थी, जैसे कह रहा हो, मैं हूं यहाँ, डर मत। शुभ ने धीरे से उसके बालों में हाथ फेरा। अगर दर्द कम करना चाहो तो रो सकती हो, अनवी, उसने बहुत नरमी से कहा। मैं किसी को नहीं बताऊंगा कि मैंने इंटरनेशनल एथलीट अनवी सेहरावत को रोते हुए देखा है। उसके शब्दों में मजाक नहीं, अपनापन था, जैसे किसी ने उसके टूटे दिल पर मरहम रख दिया हो। अनवी के कांपते हाथ खुद ब खुद उठे और शुभ की पीठ पर टिक गए। उसका शरीर सिहर उठा। कुछ पल बाद वही सन्नाटा फिर लौट आया, लेकिन इस बार सन्नाटा डर का नहीं, भरोसे का था। और फिर धीरे से, बहुत धीमे स्वर में, जैसे किसी ने टूटी आत्मा से फुसफुसाया, मैं जब भी माँ पापा को देखती हूँ, मुझे खुद पर गुस्सा आता है। उसका गला भर आया। शुभ ने कुछ नहीं पूछा, बस उसका सिर अपनी छाती पर टिकने दिया ताकि उसकी सिसकियां बाहर न जाएं, सिर्फ उसके दिल तक रहें। वो बहुत देर तक वैसे ही उसे पकड़े रहा। धीरे धीरे अनवी की सांसें लंबी होने लगी, उसकी पकड़ ढीली पड़ गई। वो नींद और थकान के बीच झूलती हुई उसके कंधे पर सो गई। शुभ ने धीरे से उसके माथे से बाल हटाए, उसके सिर के नीचे तकिया रखा और कंबल उड़ा दिया। कुछ देर उसे देखता रहा। उसके चेहरे की वो मासूमियत, जिसे दुनिया स्टील जैसी स्ट्रॉन्ग लड़की कहती थी, वो आज किसी बच्ची की तरह टूट चुकी थी। शुभ के भीतर बहुत सारे सवाल उठे। क्या वो गुस्सा अपने माता पिता से था, या खुद से, या किसी ऐसे सच से जो उसे भीतर से खा रहा था?
लेकिन उसने खुद से कहा, नहीं, आज नहीं, आज बस उसे सुकून चाहिए। वो उठकर चुपचाप कमरे से बाहर निकल गया। चैप्टर 54। अब आगे। घड़ी ने 12 बजने का संकेत दिया। वशिष्ठ मेंशन की सारी लाइट्स अब मध्यम थीं। सिर्फ किचन में हल्की पीली रोशनी जल रही थी। शुभ बर्तन उठाकर नीचे आया। झूठे बर्तन अब भी ट्रे में रखे थे। उन्हीं में उस रात की खामोशी का स्वाद था। वो बिना किसी शोर के बर्तन सिंक में रखे, पानी चलाया और खुद अपने हाथों से उन्हें धोने लगा। हर बर्तन के साथ उसे लगता जैसे वो अन्वी के दर्द को भी धो रहा हो। उसकी आंखें एकटक पानी की धारा पर थीं, ठंडी, पारदर्शी, पर गहरा लिए हुए। जब आखिरी प्लेट रखी, तो उसने एक लंबी सांस ली और खिड़की के बाहर झांका। बारिश रुक चुकी थी, लेकिन हवा में अब भी नमी थी, वही जो किसी तूफान के बाद रह जाती है। वो वहीं से निकलकर बाहर गार्डन की ओर चला गया। गार्डन में रात की हवा में चमेली की खुशबू थी। पेड़ के नीचे लगी बेंच पर बैठकर उसने मोबाइल निकाला और स्क्रीन पर मॉम नाम चमका। कॉल लगाए। 3 बार रिंग बजने के बाद उधर से नींद भरी लेकिन चिंतित आवाज आई। शुभ, इतनी रात को। शुभ ने गहरी सांस ली और धीरे से बोला, मॉम। अन्वी ने आज कुछ कहा क्या? आशी की आवाज में अचानक सतर्कता आ गई। वो जब अपने माँ पापा को देखती है तो खुद पर गुस्सा करती है। शुभ की आवाज में वही चिंता थी जो एक पति की नहीं, बल्कि एक दोस्त की होती है। वो बहुत टूटी हुई लगी। मॉम, मैंने कुछ नहीं पूछा, बस उसे सुला दिया। पर मुझे लग रहा है वो अंदर से कुछ बहुत बड़ा छिपा रही है। कुछ पल के लिए उधर सन्नाटा था। फिर आशी की सांसें भारी हुईं। शुभ, उसने धीरे कहा, मेरी बच्ची का ख्याल रखना। बस यही कह सकती हूँ। उसने आगे कुछ और कहना चाहा, मगर रुक गई। इतना काफी है, वो शायद समय आने पर सब बता दे। गुड नाइट मॉम, शुभ ने कहा और कॉल कट कर दी। कॉल करते ही आशी की आंखें कुछ पल तक स्क्रीन पर टिकी रहीं। वो अपने आप से बुदबुदाई, मेरी बच्ची। तभी पीछे से करण की आवाज आई, क्या अन्वी? वो सच जान गई है? आशी। आशी ने धीमे से सिर घुमाया। उसकी आंखों में डर और अफसोस दोनों थे। शायद, उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, या फिर उसका दिल उसे वो सच महसूस करा रहा है जिसे हमने इतने सालों से छुपाया हुआ है। करण उसके पास आकर बोला, अगर उसे सब पता चल गया तो वो खुद को माफ नहीं करेगी। आशी ने उसकी ओर देखा। वो पहले ही खुद को माफ नहीं कर पा रही। करण, वो जो गुस्सा खुद पर जताती है, वो हमारे छिपाए सच का बोझ है। उसकी आवाज भर्रा गई। काश हमने वो सच कभी छुपाया ही न होता। उसी वक्त शुभ गार्डन से वापस कमरे की ओर लौटा। कमरा अब भी वैसा ही था, सुकून भरा। अन्वी गहरी नींद में थी, लेकिन उसके माथे पर अब भी शिकन थी। शुभ ने लाइट्स बंद की और बिस्तर के पास बैठकर बहुत देर तक उसे देखता रहा। वो सोचता रहा, क्या अन्वी का अतीत उस हंसी के पीछे छिपा है जिसे सब कॉन्फिडेंस समझते हैं, या वो किसी ऐसे राज से जूझ रही है जो सिर्फ उसे नहीं, बल्कि सबको तोड़ देगा। उसने धीरे से उसका हाथ थामा। तुम्हें अब और छिपाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अन्वी। वो फुसफुसाया, मैं वादा करता हूँ। फिर सिर पीछे टिकाकर आंखें बंद कर ली। चांदनी खिड़की से फिसलकर उनके हाथों पर ठहर गई। 2 हाथ जो अभी तो बस सुकून का वादा कर रहे थे, पर जल्द ही सच की आंधी से टकराने वाले थे। अंश का घर। रात गहरी हो चली थी। चांद की हल्की सी चांदी हवेली की खिड़कियों से कमरे में उतर रही थी। बड़ी ई की ठंडी हवा में हल्का सा नमी का एहसास था। दीवारों पर लगी तस्वीरें हंसते चेहरों वाली एक सुखी परिवार की झलक देती थी। लेकिन उस रात कमरे में बस 2 सांसों की आवाजें थीं। एक बेचैन, दूसरी थकी हुई। सोना बिस्तर पर लेटी थी, मगर नींद उससे कोसों दूर थी। कभी तकिए पलटती, कभी चादर खींचती, तो कभी खुद को गोल होकर सिमट जाती, जैसे अपने ही मन के शोर से बचना चाहती हो। कमरे की हल्की रोशनी में अंश सोफे पर लेटा था। दिन भर की भागदौड़, रिसेप्शन की थकान और सोना की जिम्मेदारी का बोझ, सबने उसे थका दिया था। फिर भी जब उसने करवट ली और देखा कि बिस्तर की चादर बार बार हिल रही है, तो वो समझ गया, सोना जाग रही है। वो उठा, पांवों की आहट तक दबाकर उसके पास आया। धीरे से पूछा, सोना, क्या हुआ? नींद नहीं आ रही? सोना ने मुंह फुला लिया, तकिए को पकड़कर बोली, नींद चली गई। सोना की नींद गुम हो गई हीरो। अंश मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। वो पल, वो मासूमियत दिल को कुछ इस तरह छू गई कि सारा दिन की थकान जैसे कहीं गायब हो गई। वो बिस्तर के किनारे बैठा, हाथ से सोना के बिखरे बालों को समेटने लगा। अच्छा चलो, अब नीनी वापस बुला लाते हैं, उसने हौले से कहा।
कैसे? सोना ने जिज्ञासा से आंखें बड़ी की। देखो, नीनी जादू से आती है, बस आंखें बंद करो और कुछ मत सोचो। सोना ने सीधा बैठ अंश के सीने से खुद को सटा लिया। हीरो, सोना की नीनी कहीं छुप गई। अंश ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर मैं उसे ढूंढ लाता हूँ, तुम बस ऐसे ही रहो। उसने अपने हाथों से उसका सिर अपनी गोद में रखा और धीरे धीरे मालिश करने लगा। उसकी उंगलियां उसके बालों में ऐसे उतर रही थी जैसे हवा लहरों को छूती हो। कमरे में बस ऐस बड़ी ही की हल्की गुनगुनाहट थी और सोना की सांसों की धीमी रफ्तार। धीरे धीरे उसकी आंखों की झपकियां लंबी होने लगी। हीरो, उसने अधखुली आंखों से फुसफुसाया। सच्ची, नीनी वापस आएगी। अंश ने झुककर कहा, सच्ची, बस आंखें बंद करो। देखो, वो यहीं कहीं पास है। सोना ने अपनी आंखें मजबूती से बंद की, जैसे सचमुच किसी छुपी हुई नींद को पकड़ लेना चाहती हो। हीरो, अगर नीनी आ गई तो उसे भागने मत देना। वो नहीं भागेगी, अंश ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि अब वो तुम्हारे बालों में, तुम्हारे हाथों में और तुम्हारे दिल में छुप गई है। सोना हल्की सी हंसी हंसी। सोना को हीरो अच्छा लगता है। अंश के हाथ एक पल के लिए रुक गए। उसके होठों से निकले ये 5 शब्द उसके सीने में अजीब सा कंपन छोड़ गए। वो कुछ नहीं बोला, बस धीरे से उसकी माथे की लट हटाई। धीरे धीरे सोना की सांसें लंबी होने लगी। उसके होंठ थोड़े खुले थे। उसकी हथेली अंश की कमीज को कसकर पकड़े हुए थी। एक पल ऐसा भी आया जब उसने अंश की गोद में सिर और गहराई से टिका दिया, जैसे सुकून मिल गया हो। अंश ने बस उसके बालों पर उंगलियां फेरते हुए आसमान की ओर देखा। वो खुद सोच रहा था, कितनी अजीब है ये लड़की, किसी बच्चे की तरह बात करती है, किसी देवदूत की तरह मुस्कुराती है, और किसी अधूरी आत्मा की तरह रातों को जागती है। समय धीरे धीरे बहता गया। घड़ी ने 12 बजाए, फिर 1, फिर 2। बाहर हवाएं खिड़की से सरसराई, पर्दे हिले। लेकिन सोना अब गहरी नींद में थी। वो अंश की गोद में ऐसे सिमटी थी जैसे उसने अपने डर को वहीं छोड़ दिया हो। उसका चेहरा शांत था, होठों पर हल्की सी मुस्कान, मानो उसे आखिरकार वो नीनी मिल गई थी जो खो गई थी। अंश की आंखों में एक पल को नींद और जाग का संगम हुआ। वो भी वहीं बैठे बैठे नींद में बह गया, सोना को बाहों में थामे, मानो कोई पिता अपनी बच्ची को थामे सो गया हो, या शायद कोई ऐसा इंसान जो अपने भीतर पहली बार अपनापन महसूस कर रहा हो। सुबह की हल्की धूप पर्दे से झांकती हुई कमरे में आई। सोना की पलकों पर किरणें पड़ी तो उसने करवट ली। अंश की बाह अब भी उसके इर्द गिर्द थी। वो उठी नहीं, बस मुस्कुराई। हीरो, उसने नींद में ही कहा। नीनी मिल गई। अंश ने उसकी आवाज सुनी। उसकी आंखें खुली, होठों पर मुस्कान आई। हाँ सोना, मिल गई। कमरे में उस सुबह एक अजीब सी शांति थी। कोई बड़ी बात नहीं हुई थी, कोई संवाद नहीं था, बस एक नींद लौट आई थी। वो जो सिर्फ नींद नहीं थी, बल्कि भरोसा था। एक टूटे हुए मन का किसी पर टिक जाने का भरोसा। और अंश के लिए वो रात शायद पहली थी जब उसने जाना कि किसी को बचाना सिर्फ उसके घावों को भरना नहीं होता, बल्कि उसके सपनों को फिर से जन्म देना होता है।